बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम। अजीज़ तालिब इल्मों में आपको पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इन स्पेशल एजुकेशन के 8वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर जो है वो स्पेशल एजुकेशन लॉ के हवाले से होगा, और स्पेशल एजुकेशन के लॉज को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो सबसे अहम लॉ जो है जो इस फील्ड स्पेशल एजुकेशन के फील्ड के अंदर इसने बड़ा अहम रोल अदा किया वो आइडिया के नाम से मशहूर है। इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो है उस 1994 आखिरी दफ़ा 2004 के अंदर भी उसके अंदर अमेंडमेंट हुई, और दूसरा जो है वो सेक्शन 504 ऑफ रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1973। इसके गिर्द हमारी सारा लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह घूमेगा, और होपफुली ये इतना कम्प्रीहेंसिव लॉ है जो हमारे सिस्टम को या एजुकेशन के सिस्टम को अगर हम भी उसके अडॉप्ट कर लें तो वो उसको ये अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। Introduction. American children with disabilities benefit from broad-based statutory protection, most notably under the Individuals with Disability Act (IDEA) and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973. In light of developments protecting children with disabilities, this section of the article reviews legal developments in the United States with regard to their educational rights. ये लॉ जो है एक्ट जो है वो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ के जो एजुकेशन के सर्विसेज के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अर्ली हिस्ट्री. द इम्पीटस ऑफ इंश्योरिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल अमेरिकन चिल्ड्रन कैन बी ट्रेस्ड टू ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन टॉपिका, although decided in the context of school desegregation in Brown, the Supreme Court set the note for later developments in its assertion that education is perhaps the most important function of state and local government. ये एक एग्जाम्पल है इस कानून को, इस लॉ को पास करने की अर्ली हिस्ट्री है कि कोर्ट ने आपको शायद मालूम होगा कि एजुकेशन की हिस्ट्री में जो जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें कोर्ट्स ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। ख़ासतौर पे यूरोप और इधर कनाडा में अमेरिका में कोर्ट्स जो हैं वो इक्वली उनका इम्पोर्टेंट रोल है in developing the special education या rights for education of the children with special needs। तो इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है वो जो फैसला दिया उसमें ये लिखा गया इन्वर्टेड कॉमों के अंदर में कि ये बड़ा अहम स्टेट का और लोकल गवर्नमेंट्स का जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन तमाम बच्चों के लिए उसको अरेंज करें। Section 504 also prohibits discrimination by requiring educators to make individualized modification for otherwise qualified students with disabilities. सेक्शन 504 क्या कहता है, वो भी रोकता है ऐसी डिस्क्रिमिनेशन से कि जो एजुकेटर जो हैं वो करें ऐसे बच्चों के लिए जिनकी जो किसी वजह से क्वालिफाई करते हैं डिसेबिलिटीज़ के लिए, उनको भी इक्वली सर्विसेज और इक्वली जो एजुकेशन है वो भी उनके लिए ज़रूरी है। दिस मीन्स दैट स्कूल मस्ट प्रोवाइड एड बेनिफिट्स एंड सर्विसेज दैट आर कंपेरेबल टू दोज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हु आर नॉट डिसेबल। ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो तमाम अमदाद सर्विसेज फ़ायदे उन बच्चों को भी दे जो ऐसे बच्चों के लिए हैं जो डिसेबल नहीं हैं। As such, children with disabilities must receive comparable materials, teacher quality, length of school term and daily hours of instructions। इस जितने भी ये एरियाज हैं एजुकेशन से रिलेटेड ये जो बच्चे हैं ये भी इक्वली उनका राइट है कि उनको ये सर्विसेज दी जाएँ। After being identified, each qualified student with the disabilities is entitled to an appropriate public education regardless of the nature or severity of his or her disability. In order to guarantee that an appropriate education is made available, Section 504 regulations include due process requirements for evaluation and placement similar to those under IDEA. जब एक बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है और क्वालिफाई कर जाता है कि वो डिसेबल है तो वो इंटाइटल हो जाता है पब्लिक एजुकेशन के लिए, रिगार्डलेस कि उसकी नेचर ऑफ जो डिसेबिलिटी है वो सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो वो इक्वली क्वालिफाई करता है। इसको गारंटी करने के लिए फिर सेक्शन 504 जो है वो डाला गया है उसके अंदर लॉ के अंदर आइडिया। अनलाइक सेक्शन 504 which has fairly broad standard in order to qualify under IDEA, a child with disability must meet 3 statutory requirements:
आइडिया के नीचे 3 स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं. फर्स्ट, द चाइल्ड मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 3 and 21. Second, the child must have a specifically identified disability. Third, the child must be in need of special education, meaning that he or she must receive a free appropriate education in the least restrictive environment that conforms to an individualized education program. तो ये अगर इन तीनों एरियाज पे बच्चा पूरा उतरता है तो ये उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है तीनों एरियाज के. वो उसकी एज एक तो 3 साल से 21 ईयर्स के दरमियान हो, वो आइडेंटिफाई हो कि वो किसी ना किसी कैटेगरी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल करता है, तो देन फिर उसकी जो स्पेशल एजुकेशन की नीड्स है वो उसको फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन उसका राइट है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर. Appropriate placement. Although the idea requires school districts to provide each student with a disability with an FAPE, the statute offers little guidance in defining what may be considered appropriate. The idea regulations indicate that an appropriate education consists of special education and related services that is provided in conformance with an IEP. Even so, the precise definition of the term appropriate cannot be found in either the statute or its regulation. As such, it is necessary to judicial interpretation for the further guidance on the meaning of FAPE. Appropriate placement controversial सी वो है इसके अंदर टर्म जो है वो स्टैच्यू के अंदर, लेकिन फिर भी इसमें गाइडेंस मौजूद है कि अप्रोप्रिएट से क्या मुराद है. वो तमाम सर्विस जो आईईपी के अंदर मेंशन है वो उस बच्चे को मुहैया की जाएं ताकि वो अप्रोप्रिएट एजुकेशन हासिल कर सके. The Rowley standard has been further refined as courts have indicated that the some educational benefits criteria requires more than just minimal or trivial benefits. Other courts have expanded the criteria by declaring that the educational benefits must be meaningful or appreciable. One court went so far as to maintain that the gains made by the student must be measurable to meet the रॉली क्राइटेरिया. ये कोर्ट की उनका कोई किसी बंदे के नाम से स्टैंडर्ड है कि वो उसने मज़ीद रिफाइन किया कोर्ट्स ने, इससे मुराद कैसे मुराद है. सम एजुकेशनल बेनिफिट्स कोई मेजरेबल टर्म नहीं है बल्कि उसको मज़ीद रिफाइन किया गया. रिक्वायर्स मोर देन जस्ट मिनिमल ट्रिवियल बेनिफिट्स. बाकी कोर्ट्स ने भी कहा कि इस तरह ये जो स्टैंडर्ड है या जो एजुकेशनल बेनिफिट्स सम एजुकेशनल बेनिफिट्स है ये इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वो मेजरेबल हो, उसको मापा जा सके किसी ना किसी स्टैंडर्ड के साथ. Least restrictive environment. According to IDEA, each student with the disability must be educated in least restrictive environment. In two cases, federal appellate courts in the New Jersey and California ordered school districts to place students with disability in regular setting as opposed to segregated special education classroom. Least restrictive environment means ऐसा environment जिसमें कम से कम restrictions हो, वो भी IDEA के तहत देना कानूनी तौर पे ज़रूरी है. Courts held that educators must consider a variety of factors when determining the LRE for a student. As summarized by the Ninth Circuit, the 4 factors that must be addressed in making a placement are the educational benefits of placing a child with disability in a regular classroom, the non-academic benefits of such a placement, the effect that the student presence would have on the teacher and the other children in the class, and the costs of an inclusionary placement. तो इन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए इन चीज़ों पे इन फैक्टर्स को 4 फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाना ज़रूरी है. प्राइवेट एंड रेजिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट. In so far as the idea preference for placing student in the mainstreams is not feasible for all students, the law requires school officials to offer a continuum of placements alternative to meet the educational needs of children with disability. अगर आइडिया के तहत तमाम बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलों में प्लेसमेंट देना शायद पॉसिबल फिजिबल नहीं है, तो फिर लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि फिर आप कॉन्टिनम ऑफ सर्विसेज अल्टरनेटिव प्लेसमेंट का कॉन्टिनम बना लें ऐसी और उसकी बना लें उसके स्कूल्स बना लें, उसकी प्लेसमेंट की जगह बना लें जहाँ पे उनकी एजुकेशनल नीड्स बच्चों की पूरी की जा सके. इन दिस रिगार्ड अ प्राइवेट स्कूल सेटिंग मे बी required when a district lacks of appropriate placement, such as when a student has a low incidence of disability and there are not enough children with the same type of disability within the system to warrant the development of program.
मसलन के तौर पे अगर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ऐसे स्कूल नहीं हैं जो अप्रोप्रिएट किसी डिसेबिलिटी के लिए अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट के लिए स्कूल मौजूद हो, तो फिर वो अल्टरनेट कैसे करेंगे? बड़ा मुश्किल होता है कि थोड़े बच्चे उस कैटेगरी के हों या उसका इंसिडेंस जो है उनकी तादाद बड़ी थोड़ी हो उस डिसेबिलिटी की, तो बड़ा मुश्किल है कि उन थोड़े से बच्चों के लिए फिर स्कूल जो है वो मैनेज किया जाए। तो उसके लिए फिर अल्टरनेट प्लेसमेंट जो है वो प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट का आइडिया करने का कहता है। If a residential placement is required for purely educational reason, its cost must be fully borne by the school district, which cannot require parents to contribute towards the cost of a residential placement. अगर ऐसा करना कुछ पड़ जाए तो उसकी पूरा का पूरा खर्चा जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स उठाएंगे, वालिदैन उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। However, if a placement is made for other than educational reason, for example for medical or social purposes, then a school system is only required to pay for the education component of the residential setting and may enter into a cost share agreement with other एजेंसीज। लेकिन ये पैसे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एजुकेशन वाले कंपोनेंट के लिए पाबंद हैं देने के। अगर कोई ऐसी सेटिंग बनाई जाती है प्राइवेट में जहाँ पे मेडिकेशन हो या सोशल एस्पेक्ट्स को देखना हो, तो फिर वो उसका जॉइंट एक्सपेंडिचर होगा, एजुकेशन का गवर्नमेंट देगी और बाकी जो शोबा है उसका वालिदैन या दूसरी एजेंसी देगी। Extended school year program. If a student with disability requires an educational program that extends beyond the regular school year, it must be provided. ऐसे बच्चे हैं डिसेबिलिटी की नेचर ऐसी है कि वो रिक्वायर्ड पीरियड के अंदर अपनी एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर सकते, तो ये ला रिक्वायर करता है कि उनको एक्सटेंडेड एजुकेशन ईयर जो है वो प्रोवाइड किया जाए। An extended school years program is generally required when a student regress and the time it takes to recoup lost skills interfere with overall progress toward the attainment of the goal and objective of child's IEP। ये इस वक्त रिक्वायर होती है जब बच्चा जो है वो IEP में दिए गए गोल्स को पूरा ना कर सके, वो लॉस कर जाए, लॉस्ट हो जाए उसकी स्किल, उसको उसने रिकॉप करना हो और उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए हो। Any regression that a student suffers must be greater than the regression that normally occurs during a school vacation. If a regression is minimal, an extended school program is not required. लेकिन ये जो regression है ये normal school vacation के period से ज़्यादा टाइम होनी चाहिए, तो then फिर उसको extended school year दिया जाए। Related services. School district must provide related or supportive services to a child with disability if they are necessary to help the student to benefit from special education. The only limit on what can be related services is that medical services are exempted unless they are specifically for diagnostic or evaluative purposes. सारे डिस्ट्रिक्ट पाबंद हैं कि जितनी रिलेटेड सर्विसेज हैं वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएं ताकि बच्चा स्पेशल एजुकेशन से सही तरह से बेनिफिट हो सके। लेकिन ये ख्याल रखने का है कि मेडिकल सर्विसेज सिर्फ उसी वक्त दी जाएंगी जब वो डायग्नोस्टिक और एवेल्युएटिव पर्पस के इस्तेमाल हों। One of the most controversial topic under the rubric of related services involved the distinction between medical and school health services. In 1984, Supreme Court held that a service such as catheterization that can be performed by a school nurse or trained layperson is required related services under the idea. तो इसमें क्लैरिटी आ गई कि बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे काम हैं उन पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जो आम लेमैन जिसको एक नर्स परफॉर्म कर सकती है। Another potentially costly related services is assistive technology devices or services. An assistive technology device is an item or piece of equipment that is used to increase, maintain or improve the functional capabilities of the individual with disability. असिस्टिव टेक्नोलॉजी हम जानते हैं कि वो एजुकेशन सर्विसेज के अंदर शामिल है और असिस्टिव टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉस्टली सर्विसेज होती हैं। इसके लिए भी आइडिया जो है वो गाइड करता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी से मुराद क्या है कि कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई टूल या कोई इक्विपमेंट जो बच्चे की जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको मैक्सिमम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहलाता है। These devices may include commercially available, modified or customized equipment.
Assistive technology services designed to assist an individual in selection, acquisition or use of an assistive technology device. ये इसलिए बनाई जाती सर्विसेज ताकि एक assistive technology को डिज़ाइन किया जा सके, उसकी सिलेक्शन हो सके, उसको इस तरह से इस्तेमाल करने के काबिल उसको बना लिया जाए कि वो बच्चा उसको इस्तेमाल कर सके. The idea includes the need to evaluate a child's needs, provision of the assistive technology device, training in its use, coordination of other services with assistive technology and maintenance and repair of the device. तो आइडिया जो गाइड करता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि बच्चे को किस किस्म की असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो एवेलुएट किया जाए, फिर उसको वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए, उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाए और उसको फिर कोऑर्डिनेट किया जाए बाकी सर्विसेज के साथ उस असिस्टिव टेक्नोलॉजी को, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी इसी के अंदर शामिल है. These services are required when it is necessary for a child to receive an appropriate education under the Raleigh standard and may also allow a student with disability to benefit from education in less restrictive settings. तो इसके लिए फिर assistive technology ज़रूरी है. Remedies: when a school district fails to provide a student with disability with the free appropriate proper education, the IDEA authorizes the courts to grant appropriate relief. Frequently, the relief order district officials to provide special education and related service. However, if parents have unilaterally obtained the necessary services at their own expenses, the courts may order educator to reimburse them for all legitimate expenses. Remedies इस तरह से है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वो बच्चे को सही तरह से जो फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन है प्रोवाइड नहीं कर सका तो कोर्ट्स फिर ऑर्डर देती हैं, रिलीफ देती हैं बच्चों को कि वो उनको फ्री एजुकेशन और तमाम सरकारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें. हाँ, अगर वालिदैन खुद से खरीद लेते हैं उस दौरान तक उस बच्चे के लिए तो फिर कोर्ट ये कहती है कि उसका जो असल खर्चा है वो उनको वापस किया जाए. Damages: courts generally have not imposed punitive damages on school authorities for failing to provide FAPE to child with disability. Similarly, general damages award for pain and suffering have not been prevalent. Damages आमतौर पे कोर्ट हैं वो इम्पोज उन्होंने किसी तरह पे नई स्कूलों को किया कि अगर स्कूल फेल हुए हैं उसको फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन देने में, और इस तरह की मिसालें नहीं मिलती कि उनको कोई जुर्माना या इस तरह की कोई सज़ा दी गई है. द ऑपरेटिव वर्ड हियर इज़ द इंटेंशनल. इफ स्कूल ऑफिशियल एक्ट इन अ गुड फेथ बट देयर एफर्ट्स fall short of the meeting statutory requirements, they should be immune from the damages. इसमें इंटेंशन बड़ा अहम रोल अदा करती है कि अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है तो फिर डैमेजेस उसको पे ऑफ देने पड़ेंगे. अगर उन्होंने गुड फेथ में उनसे किसी वजह से नहीं हुआ तो फिर उनको इम्यूनिटी हासिल. Tuition reimbursement: sometimes parents who are dissatisfied with their child's placement unilaterally enroll the youngster in a private school and seeks to recover tuition expenses. The Supreme Court has held that parents are entitled to tuition reimbursement if they can show that school officials failed to offer an FAPE and that their chosen placement is appropriate. Court reasoned that awarding reimbursement simply requires the school district to pay retroactively the costs it should have been paying all along. तो इस तरह से जो ट्यूशन फीस है वो भी रीइंबर्स हो जाती है अगर किसी पब्लिक स्कूल के अंदर उस तरह से इंतज़ाम नहीं है और वालिदैन चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में अप्रोप्रिएट एजुकेशन उसको मिल सकती है प्लेसमेंट, तो फिर उसकी रीइंबर्समेंट फ़ी की खर्चे की हो जाती है. Contemporary substitution reimbursement is likely to be little used to parents who are unable to make a unilateral placement in a private school because they cannot afford to pay for tuition. When parents cannot afford to make unilateral placement, their child may remain in an inappropriate setting while the dispute wins its way through due process hearing and judicial proceeding. In such a situation, a court may award additional education services and prospective relief to compensate parents and child for the loss of appropriate educational services. अगर किसी वजह से बच्चे को appropriate services placement नहीं मिली और पेरेंट चाहते हैं किसी दूसरे स्कूल में चले जाएं और ये इस तरह से वो कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई, टाइम लेट हो गया किसी वजह से, तो ऐसी सूरत में भी कोर्ट्स ने ये किया हुआ है कि वो पाबंद करती है कि उसको एडिशनल सर्विसेज फॉर द टाइम बीइंग जो है वो दी जाएं. Attorney fee litigation can cost great deal. Many parents, after prevailing in court against a school district, believe that they should be reimbursed for their expenses. These parents argued that they achieved hollow victories when they prevailed but were left with burdensome legal bills.
जो अगर किसी वजह से लिटिगेशन हो गई है, कोर्ट में जाना पड़ गया है, तो बहुत सारे चूँकि वहाँ पे ख़र्चा हो जाता है, तो पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है कि वो जितना खर्चा अटॉर्नी का हुआ है वो गवर्नमेंट पे करे, तो कई दफ़ा उनको मिल भी जाता है, लेकिन अक्सर औकात उनको लीगल बिल खुद ही देने पड़ते हैं. Discipline, perhaps the most controversial legal issue in special education, concerned disciplinary sanctions and students with disability. In fact, until 1997 amendments were adopted, the idea did not make a direct interference to discipline. Discipline of the student with disability is a sensitive issue since it pits the duty of the administrator to maintain order, discipline and safe environment against the rights of each child to receive a FAPE in LRE. डिसिप्लिन सबसे सेंसिटिव इशू है किसी भी लीगल लॉ के अंदर या लीगल सेफ गार्ड के अंदर. तो इससे पहले तो कोई ज़्यादा इस पे कंसर्न नहीं था डिसिप्लिन पे, लेकिन 1997 के अंदर फिर आइडिया में जब अमेंडमेंट हुई तो वहाँ पे ये रखा गया कि डिसिप्लिन जो है वो स्कूल अथॉरिटी के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी इसमें बड़ी क्लैरिटी मौजूद है कि उसको सज़ा जज़ा इस तरह से नहीं दी जा सकती. स्कूल ऑफिशियल में इम्पोज डिसिप्लिनरी सैंक्शंस ऑन special education of a child as long as they follow procedure that do not deprive the student of his or rights. स्कूल ऑफिशियल जो है वो किसी भी इनडिसिप्लिनरी केसेस के अंदर वो उनको सजा जजा दे सकते हैं, लेकिन उनको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. इस सारे के बावजूद वो उसके राइट्स जो हैं वो स्नब नहीं कर सकते. एज सच एजुकेटर मे यूज नॉर्मल डिसिप्लिनरी सैंक्शंस इंक्लूडिंग सस्पेंशंस विद स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट बाय फॉलोइंग यूजुअल प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइडिंग कस्टमरी ड्यू प्रोसेस. तो इस तरह से उनको डिसिप्लिन की सजा दी जा सकती है. आइडिया आल्सो रिक्वायर्स एन इंटरम अल्टरनेटिव प्लेसमेंट टू परमिट अ स्टूडेंट टू कंटिन्यू टू प्रोग्रेस in the general education curriculum where he or she will still receive necessary services at outlined in his or IEP. Additionally, educator must include services and modification designed to prevent the misbehavior from recurring the students program. अगर किसी वजह से उसकी क्लासेस सस्पेंड हुई हैं तो आइडिया ये रिक्वायर करता है कि उसको अल्टरनेटिव प्लेसमेंट उस दौरानिए के लिए दे दी जाए, उसको उसी जनरल करिकुलम उसको पढ़ाया जाए और जो उस करिकुलम को पढ़ाने के लिए सर्विसेज रिक्वायर हैं वो भी उसको प्रोवाइड की जाए. Conclusion. Special education in United States in specific and all over the world governed primarily by two major statutes, Section 504 of the Rehabilitation Act and IDEA. Section 504 is an anti-discrimination law rather than an affirmative action statute. Put another way, pursuant to Section 504, an individual must be otherwise qualified despite his or disability before being afforded statutory protection. तो कंक्लूजन यही है अजीज़ तालिब इल्मों कि ये अच्छा लॉ है यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी और बाकी दुनिया को अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कि इसने काफ़ी सारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, सर्विसेज हैं, फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन है या जो उसकी कैटेगराइजेशन है, कोर्ट भी ने भी बता दिया स्टूडेंट्स के क्या राइट्स हैं, पेरेंट्स के क्या राइट्स हैं, स्टेट का क्या ड्यूटी है, सारी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बताता है. On the other hand, IDEA requires school system to make affirmative steps to provide each student with disability with an FAPE in addition to providing students with disabilities with a basic floor of opportunity. The IDEA contains an elaborate due process mechanisms spelling out how children are to be identified and evaluated. आइडिया फिर ये स्कूलों को गाइड करता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें अफर्मेटिव स्टेप्स टू प्रोवाइड हर स्टूडेंट को जो फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन का जो उसका हक है उसको देने के लिए वो खुद से भी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए पैदा करें. तो अजीज़ तालिब इल्मों, मुझे कभी उम्मीद है कि आपने काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कि किस तरह से लॉ जो है वो बना, किस तरह से लॉ ये एक्ट करता है, किस तरह से ये बेनिफिशियल है, कुछ इसकी लामाला उसकी वीकनेसेस या शॉर्ट कमिंग्स भी होंगी. तो हमारे मुल्क में भी ज़रूरत है कि इस तरह के बड़े इफ़ेक्टिव किस्म के लॉज जो हैं वो पास किए जाएँ, उसको बाकायदा कानून की शक्ल दी जाए ताकि हम बच्चों को फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन जो है वो उनका राइट हम बना सकें. तो अल्लाह हम सबका अमीन असर हो. अल्लाह हाफ़िज़.